हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी आईटीआई थ्योरी के अंदर जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। सेल और सेल के प्रकार, मतलब सेल एंड सेल टाइप्स। बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेल होता क्या है। जैसे आपने सेल यूज करते हो, घड़ी के अंदर, रेडियो के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और सेलों से ही बैटरी बनती है, ये तो आपको पता है। तो बच्चों, सेल के अंदर ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। उस रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो आपको पढ़ना है। सेल के अंदर क्या दोष होते हैं, क्या निवारण है उसका, और सेल के प्रकार कौन कौन से हैं, किसका विद्युत वाहक बल ज्यादा है। तो बच्चों, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको क्लास के अंदर एंटर करवा देता हूं। तो बच्चों, आप भी एनर्जी के साथ जल्दी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है, मतलब कहने का केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बोला था ना कि इसके अंदर रासायनिक प्रभाव होता है, किसके अंदर? सेल के अंदर। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि जब किसी अम्लीय व अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है और यह क्रिया विद्युत का रासायनिक प्रभाव कहलाती है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं छोटा सा कि जब अम्लीय और अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, मतलब बंट जाता है, टूट जाता है। जैसे H2SO4 की बात करें तो H2 क्या है? H क्या है? हाइड्रोजन। SO4 क्या है बच्चों? सल्फेट आयंस है। तो इस तरीके से जब आयनों में विभक्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह प्राय अम्लीय व अकार्बनिक विलयन होता है और कार्बनिक विलयन जैसे वनस्पतिक तेल, एल्कोहल, स्पिरिट आदि व अम्ल रहित विलयन जैसे आसुत जल आदि विद्युत अचालक होते हैं, इसलिए इनको इलेक्ट्रोलाइट नहीं कह सकते। तो बच्चों, बड़ा बड़ा मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो बच्चों, एक ऐसा विलयन होता है अगर जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बच्चों उसकी संरचना जो है वो चेंज कर दे, मतलब परिवर्तित कर दे, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से होते हैं? जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, H2SO4, CuSO4, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। तो वो विभिन्न प्रकार के रासायनिक सेल में विभिन्न विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट हम प्रयोग करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब बच्चों, इलेक्ट्रोड होती है। इलेक्ट्रोड मतलब छड़ पड़ी होगी आपने, जैसे एनोड होती है, कैथोड होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, और ये निम्न प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। तो बच्चों, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव वाला और कैथोड कौन सा? नेगेटिव वाला। तो जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड। और जिसके अंदर प्रवेश करती है उसे हम बच्चों क्या बोलेंगे? कैथोड। तो जिस धात्विक प्लेट छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है उसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो बच्चों, ये आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, कौन सी पॉजिटिव वाली है, कौन सी नेगेटिव वाली है, इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है। तो बच्चों, हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो इलेक्ट्रोलिसिस मतलब विद्युतिक अपघटन क्या होता है। तो बच्चों, थोड़ी सी वर्किंग आ रही है। देखिए, जब मैं किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोला जाता है तो वह अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। यही हमने पढ़ा था कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है, जैसे H2SO4 हो गया, तो वो बच्चों जब हम इसके अंदर घोलेंगे तो वो आयंस में बंट जाएगा। कौन कौन से में? अगर वो H2SO4 है तो H के अंदर और SO4 के अंदर। अगर कॉपर सल्फेट है तो कॉपर के अंदर, Cu के अंदर, और SO4 जो आपका सल्फेट है उसके अंदर। तो बच्चों, ये
इसमें एक प्रकार के आयंस धन होते हैं मतलब पॉजिटिव, और दूसरे प्रकार के कौन से होते हैं नेगेटिव, जिसको ऋण आयन बोलते हैं। तो बच्चों H2SO4, H2SO4 क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको आप तेजाब बोलते हो ना, वही होता है H2SO4। तो ये ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि H2SO4 होता क्या है, कोई पूछ ले तो बता देना, ठीक है ना। और CuSO4 क्या होता है बच्चों, कॉपर सल्फेट। तो H2SO4 है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन और SO4। तो हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस के अंदर दो भागों में बंट गया। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट है वो कॉपर में और सल्फेट आयंस में विभक्त हो गया। तो बच्चों उसने क्या लिखा, समीकरण 1 में गंधक का अम्ल H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल और गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। तो किस किस में बंट गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव, दो आयंस में विभक्त हो गया है। और दूसरी जो समीकरण है उसमें कॉपर सल्फेट है CuSO4, वो बच्चों कॉपर आपका प्लस और सल्फेट आयन नेगेटिव में बंट गया है। तो बच्चों दोनों समीकरण से हमें यह पता चल गया कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को किसी विलायक में आपका घोला जाता है तो वह आयंस में विभक्त हो जाता है, एक आपका पॉजिटिव होता है एक आपका नेगेटिव होता है। तो बच्चों H2SO4 जब तन्नु गंधक का अम्ल जो है वो आपका हाइड्रोजन आयंस पॉजिटिव और SO4 सल्फेट आयन नेगेटिव में बंट गया है। कॉपर सल्फेट में कॉपर आपका प्लस और सल्फेट आपका नेगेटिव आयंस। ओके, जब बच्चों एनोड को डीसी स्रोत के पॉजिटिव सिरे से, धन सिरे से, और कैथोड को स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाता है। ये तो अपने को भी पता है कि जब एनोड को डीसी के पॉजिटिव सिरे से, एनोड पॉजिटिव वाला होता है कैथोड नेगेटिव वाला होता है, तो एक सर्किट बन गया तो धारा का प्रवाह स्थापित हो गया। धन आयन जो पॉजिटिव आयन होते हैं कैथोड की ओर और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो एनोड की ओर गति करने लगते हैं। तो आपको पता है कि आयंस जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर जो होती है वो विद्युत धारा के प्रवाह की दर के विपरीत होती है। तो बच्चों धन आयन है वो कैथोड की ओर और ऋण आयन है जो एनोड की ओर गति करने लगते हैं। तो गंधक के अम्ल में H+ आयन कैथोड को अपना आवेश देकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और SO4 आयंस जो है एनोड पर पहुंचकर जल के साथ क्रिया करके पुनः गंधक का अम्ल बना देते हैं और साथ में कौन सी गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये पूरा का पूरा आपको पता कैसे चलेगा कि जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई भी वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर क्या होता है बच्चों, जिसमें ये हम क्रिया करवाएंगे। तो बच्चों अगर कोई भी वोल्टामीटर है मेरा, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, अगर मैं दो इलेक्ट्रोड की बात करता हूं इस तरीके से, ये दो इलेक्ट्रोड है। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, कुछ आपका ये जिस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूं, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने एक वोल्टामीटर तैयार कर लिया। अब बच्चों यहां पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव आयंस कुछ नेगेटिव आयंस होंगे। यहां पर मैंने लिख लिया है पॉजिटिव आयंस है नेगेटिव आयंस है, ठीक है ना। और ये आपका H2SO4 आपका इलेक्ट्रोलाइट है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये आपकी दो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। तो इलेक्ट्रोड्स आपकी अगर मैं बात करूं इस तरीके से, एक इलेक्ट्रोड ये हो गई और एक इलेक्ट्रोड ये हो गई, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप पॉजिटिव और नेगेटिव बना दो। अगर मैं बात करता हूं ये कैथोड है तो ये नेगेटिव होगी और ये अगर एनोड है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इस तरीके से ये पूरी जो क्रिया करवाई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। तो बच्चों जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। और ये किसका बना होता है, कांच का जार या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक होता है। तो बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि वोल्टामीटर किसका बना होता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेता है। अब ये एनोड और कैथोड की छड़ किसी में तांबे की रखेंगे, किसी के अंदर जिंक की रखेंगे जो जस्ता है। तो बच्चों वो सारे सेल की रेटिंग क्षमता पर डिपेंड करता है कि कौन सा सेल का प्रकार है ना।
तो बच्चों ये इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इसको सप्लाई से जोड़ेंगे, कोई भी आपका डीसी स्रोत से जोड़ेंगे, तो डीसी स्रोत से अगर आप जोड़ते हो, कोई भी आप बल्ब लगाते हो इस तरीके से डीसी स्रोत से, तो बच्चों अगर ये पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, तो इस तरीके से फिर ये आपका क्या होगा, बल्ब आपका क्या करेगा, रोशनी करेगा। तो बच्चों ये रोशनी कब करेगा, जब धारा का प्रवाह ये होगा और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का दर इसके अपोजिट होगा। तो यही क्वेश्चन आपका ये बोला गया था, एनोड को डीसी स्रोत के पॉजिटिव सिरे से और कैथोड को नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है, परंतु धन आयन, पॉजिटिव आयन है, वो कहां पे जाएंगे बच्चों, कैथोड की ओर, और नेगेटिव आयन कहां जाएंगे, कैथोड की ओर। तो बच्चों उल्टा क्यों जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर विद्युत धारा के प्रवाह की दर के विपरीत होती है। तो बच्चों जो आपके गंधक के अम्ल में H+ आयंस है वो कैथोड को आवेश देकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, और जो SO4 के नेगेटिव आयंस है वो एनोड पर पहुंचकर जल के साथ, वाटर के साथ क्रिया करेंगे और वापिस से क्या बना देंगे, H2SO4 तन्नु गंधक का अम्ल, और कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों ये ध्यान रखना, गैस कौन सी मिलेगी, कौन सी गैस किस पर टर्मिनल पर है, एनोड और कैथोड पर। तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम इसके नियम पढ़ेंगे फैराडे के, वो मैं बता देता हूं। देखिए तो बच्चों आपके पास सबसे पहले हैं जो नियम, वो क्या है, देखिए फैराडे के विद्युत अपघटित नियम, ये फैराडे के जो नियम है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों माइकल फैराडे ने दो नियम स्थापित किए थे, किसके संदर्भ में, विद्युत अपघटन के संदर्भ में। तो बच्चों प्रथम नियम क्या था, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बच्चों क्या होता है, समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोड है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, कैथोड और एनोड, उस पर जो भी आपके आजाद हुए हैं, मुक्त हुए हैं, इनका पदार्थ का द्रव्यमान m होता है। तो वो किसके समानुपाती होता है, जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित की गई है और उसका समय। तो मैं यहां से कह सकता हूं m जो है वो समानुपाती है I और T के गुणनफल के। I क्या है, विद्युत धारा जो प्रवाहित हुई है, T मतलब जितने समय के अंदर। बच्चों यहां से अगर मैं समानुपाती हटाता हूं तो मेरे पास आता है ZIT। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाता है, और Z है क्या बच्चों, सारा बताया हुआ है। M क्या है, मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, और यहां पर द्रव्यमान बच्चों ग्राम में होगा, फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा जो किलोग्राम में लोगे, इसमें होता है ग्राम में। I विद्युत धारा एम्पियर्स में, T समय सेकंड्स में, और Z क्या है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है ग्राम प्रति कूलाम में। इस क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति कूलाम होता है। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ग्राम प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का। और M बराबर ZIT, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना, ये फैराडे का प्रथम नियम है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बच्चों दूसरा नियम क्या है, यदि एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट में से प्रवाहित की जाए तो उनके इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बच्चों क्या बोल रहा है, एक ही मान की विद्युत धारा और एक ही समय तक जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, उनमें से प्रवाहित की जाए, मतलब समझने की बात करो, H2SO4 है, उसके अंदर CuSO4 है, इलेक्ट्रोलाइट्स के जितने भी टाइप हैं। तो बच्चों अगर मैं एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित करवाऊं, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ हैं जो मुक्त हुए हैं, उनका द्रव्यमान जो होगा ना, वो रासायनिक तुल्यांकों के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो यहां पर
M1 अलग द्रव्यमान है तो वो W1 के क्या हो गया बच्चों, समानुपाती। और W यहां पर क्या है, रासायनिक तुल्यांक है पदार्थ के। तो ये देखो, मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती। तो M1 समानुपाती W1, M2 समानुपाती W2, M3 समानुपाती W3। तो बच्चों यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो M1 अपॉन W1 बराबर M2 अपॉन W2 बराबर M3 अपॉन W3। जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों वो ही चीज आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मेट होता है। तो यहां पर अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, तो अलग अलग जो है पदार्थों के द्रव्यमान आए, M1, M2, M3, और उनके रासायनिक तुल्यांक भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, W1, W2, W3। तो ये लिखा हुआ है कि M1, M2, M3 इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों के द्रव्यमान है जो ग्राम में होते हैं, और W1, W2, W3 पदार्थ ये क्या है बच्चों, रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। तो ये दोनों नियम आपको पता होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूं। अब देखिए बच्चों, रासायनिक तुल्यांक जो अभी अपने पास एक शब्द आया था वो क्या होता है, किसी तत्व के द्रव्यमान के अनुसार वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान से संयुक्त अथवा मुक्त होता है उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। और या फिर बड़ा बड़ा कहूं, रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, परमाणु भार अपॉन संयोजकता। मतलब रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होगा, परमाणु भार अपॉन में संयोजकता। संयोजकता बोलते हैं वैलेंसी को, परमाणु भार बोलते हैं एटॉमिक वेट को, ठीक है ना। तो बच्चों एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी ये क्या हो गया, रासायनिक तुल्यांक। तो बच्चों याद रखना कि परमाणु भार अगर संयोजकता दे दे तो आपको रासायनिक तुल्यांक निकालना आना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और संयोजकता 2 होती है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक तुल्यांक कितना हो गया, 16/2 मतलब 8, ठीक है बच्चों। यहां से 16/2 क्या आ गया, 8 आ गया। इसी प्रकार चांदी का रासायनिक तुल्यांक 108/1, 108 इसकी क्या है, संयोजकता, और एक क्या है, वैलेंसी, मतलब परमाणु भार अपॉन में संयोजकता। तो इसका आ गया 108, 107.9 होता है, 108 लिख देते हैं, ठीक है ना। सोने का रासायनिक तुल्यांक 63/2 बच्चों कितना हो जाएगा, 31.5। तो ये आप ना नोट करते रहिए, साथ में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए बच्चों। अब आपका विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है। तो बच्चों किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम किसको बोलते हैं, 1 एम्पीयर सेकंड को, ये पता ही आपको, द्वारा विलयन से संयुक्त होता है या मुक्त होता है उस तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। बच्चों बड़ा बड़ा अगर बात करें तो किसी तत्व का वह द्रव्यमान 1 कूलाम आवेश द्वारा विलयन से संयुक्त होता है, 1 कूलाम आवेश द्वारा, मतलब 1 कूलाम आवेश से, या 1 एम्पीयर सेकंड भी कह सकते हैं। क्यों, कूलाम का मात्रा क्या होता है, एम्पीयर सेकंड, या फिर क्या होता है, कूलाम है क्या बच्चों, आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T, तो वहां से एम्पीयर सेकंड मिल जाएगा। तो 1 कूलाम आवेश द्वारा जो विलयन से संयुक्त होगा या मुक्त होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलेंगे। तो M बराबर ZIT, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहां पर अगर मैं कहूं I मेरा 1 एम्पियर, T मेरा 1 सेकंड, तो बच्चों M बराबर Z इंटू 1 इंटू 1, तो M बराबर क्या आ गया, Z। M बराबर क्या आ गया, Z आ गया। क्यों आ गया बच्चों, क्योंकि एम्पियर 1 है, T 1 है, तो M बराबर Z। तो बच्चों यहां पर मेरे को बताओ विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलाम आवेश से विलयन से मुक्त होता है उसे हम तत्व का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो बच्चों ये नोट कर लेना डेफिनेशन को, ठीक है ना।
अब मैंने आपको एक चार्ट बना के बताया है, कुछ इसके जैसे तत्व हैं, उनके परमाणु भार है, संयोजकता है, रासायनिक तुल्यांक है। ये बच्चों आप निकाल के देखोगे तो पता चल जाएगा। हाइड्रोजन तत्व जो है उसका परमाणु भार इतना है, संयोजकता इतनी है, तो परमाणु भार से संयोजकता से भाग करते हैं तो रासायनिक तुल्यांक आ जाता है। परंतु विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग चीज होती है। देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक मैंने अभी बताया था बच्चों। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक होता है परमाणु भार अपोन में क्या होता है बच्चों? संयोजकता। इसको बोला जाता है क्या? रासायनिक तुल्यांक। ठीक है ना, चाहे आप इसको नीचे नोट कर लेना। रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? परमाणु भार अपोन संयोजकता। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो एक कूलम आवेश से, जो एक विलयन है आपका, उससे जो मुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो बच्चों इनकी वैल्यू क्या है? 0.0104। तो बच्चों इस तरीके से तांबा, निकिल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जस्ता, चांदी, सोना, वो सारी वैल्यू मैंने दिया हुआ है। तांबे का 63.57, निकिल का 58.68, क्रोमियम का 52, एल्यूमिनियम का 27.1, जस्ता का 65.38, चांदी का 107.88, सोना का 197.0। तो बच्चों ये सारा आपको लिखा हुआ है और यहां पर इनकी संयोजकता भी बताई हुई है। तो बच्चों जब हम परमाणु भार को संयोजकता से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएंगे? रासायनिक तुल्यांक निकल के आ जाएंगे। और जब हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक निकालेंगे तो ये अलग अलग वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी। तो बच्चों आपको ज्यादा ना याद करना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि हाइड्रोजन हुआ, तांबा हुआ, निकिल, एल्यूमिनियम और चांदी और सोना, ये तो आप याद रखोगे बेटा। ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीजें। और विद्युत रासायनिक तुल्यांक अगर ना याद रखा जाए तो ये आपके जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या? विद्युत रासायनिक तुल्यांक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक तुल्यांक। तो ये आप लगभग 4-5 के तो याद रख ही लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट ये बच्चों आप पढ़िए, रासायनिक सेल क्या कह रहा है? हाँ जी बच्चों, रासायनिक सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए रासायनिक सेल मतलब केमिकल सेल। रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल बच्चों मतलब ईएमएफ पैदा करने वाली युक्ति रासायनिक सेल कहलाती है। और सेल को अगर देखें तो दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है बच्चों प्राइमरी सेल जिसको प्राथमिक सेल बोलते हैं, एक आपका होता है सेकेंडरी सेल जिसको बोला जाता है द्वितीयक सेल। ठीक है ना बच्चों। एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ये सोने का है ना, सोने का आपका परमाणु भार 197 है। तो बच्चों यहां पर आप 197 कर लेना, जो अभी मैंने बताया था ना आपको। यहां पर सोने का जो रासायनिक तुल्यांक निकाला ना, तो इसको आप थोड़ा सा सही कर लेना। 197/2 करोगे तो आपका वहां से रासायनिक तुल्यांक निकल जाएगा। ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक हुआ है प्रिंट। अब यहां पर अगर हम बात करें रासायनिक सेल की, तो बच्चों दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल। तो बच्चों प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में अंतर क्या है और ये क्या होते हैं? तो बच्चों जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है ये प्राथमिक सेल कहलाते हैं। और ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं। बच्चों कौन कौन से सेल होते हैं प्राथमिक सेल? वोलेटाइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लैक-लांची सेल हो गया, सूचक सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया। तो ये सारे किसके टाइप हैं? ये प्राइमरी सेल के टाइप हैं, प्राथमिक सेल के टाइप हैं। बच्चों प्राथमिक सेल होता क्या है? अभी मैं इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा कि किसको हम दोबारा से आवेश नहीं कर सकते, किसका ज्यादा विद्युत वाहक बल होता है, पूरा आपको मैं डिफाइन करूंगा। अभी मैंने इसके टाइप्स बताए हैं। और जैसे सेकेंडरी सेल है, जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रिया के रूप में इकट्ठा करके दोबारा से रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा किया जाता है, तो उसे बच्चों सेकेंडरी सेल कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? लेड एसिड सेल, निकिल आयरन सेल, निकिल कैडमियम सेल, ये सारे किसके टाइप हैं? ये सेकेंडरी के टाइप हैं। और ये किसके टाइप हैं बच्चों? प्राइमरी के टाइप हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी जो सेल है
उनको अगर एक बार हम यूज कर लें तो बच्चों इनको फिर से हम पुनर्आवेशित नहीं कर सकते, इनको फेंकना पड़ता है। सेकेंडरी सेल जो होते हैं एक बार यूज करके उसको फिर से हम दोबारा से आवेशित कर सकते हैं। तो बच्चों इन दोनों में अंतर क्या होता है वो देखिए। अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, देखिए प्राइमरी और द्वितीयक सेल में अंतर। तो प्राथमिक और द्वितीयक जो दोनों ही प्रकार के सेल हैं वो विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं, मतलब ईएमएफ पैदा करते हैं, परंतु इनकी संरचना व कार्य प्रणाली में अंतर होता है जो निम्न प्रकार है। संरचना में, कार्य प्रणाली में तो बच्चों अंतर होगा ही होगा, जो हम एक एक करके पूरे सेल को पढ़ेंगे कि वोलेटिक सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, कौन सी इलेक्ट्रोड यूज होगी, उसके बाद उसकी कार्यविधि क्या है, उसकी संरचना में क्या फर्क आया, कौन से दोष आए, कहां पर प्रयोग करते हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, पूरा मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है ये देखिए। यह तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। बच्चों प्राथमिक सेल जो होता है उसको हम दोबारा से तो चार्ज करते नहीं है, तो ये आपका फ्रेश होता है, फुली चार्ज। तो बच्चों वो क्या करेगा, तुरंत आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा, जितने वोल्ट का वो सेल है। इससे पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो बच्चों एक जो आपका डिस्चार्ज सेल है, पहले हम उसको सप्लाई देंगे, विद्युत देकर उसे आवेशित करेंगे, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। यह पुनर्आवेशित करने योग्य नहीं होता, मतलब एक बार इसको यूज कर लिया तो उसको फेंकना पड़ता है, और इससे पुनर्आवेशित किया जा सकता है, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक सेल, मतलब सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल, सेकेंडरी सेल। और इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेल। ठीक है। यह वजन में हल्का होता है, यह वजन में भारी होता है। इसका विद्युत वाहक बल कम होता है, इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। तो बच्चों विद्युत वाहक बल अधिक क्यों होता है, क्योंकि हम इसको द्वारा से पुनर्आवेशित कर सकते हैं, इसको हम पुनर्आवेशित नहीं कर सकते। यह निम्न दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है और यह उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान कर सकता है। निम्न दर पर क्या होता है बच्चों, एक ट्रिकल चार्जिंग होती है, याद है ना। निम्न दर पर मतलब क्या होता है, जो जितने रेटिंग का है उसको उस हिसाब से सप्लाई देना। एक बात बताओ बच्चों कि आपके पास एक छोटा फोन है नोकिया का और एक बड़ा फोन है एंड्रॉइड का, दोनों में चार्जर सेम लगता है, ठीक है ना। परंतु बच्चों जो छोटा फोन है उसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं, आईसी लगी हुई है, तो वो उसके हिसाब से उसका चार्जर बनाया जाता है। एंड्रॉयड फोन में अगर वही इक्विपमेंट ज्यादा पावर के हैं तो उसके हिसाब से उसके चार्जर बनाए जाते हैं। जैसे आजकल आ रहा है 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर ये चार्जर, अगर वो छोटे फोन में लगा देंगे तो बच्चे वो कहां से उसकी पावर को झेल पाएगा, चार्जिंग नहीं होगा, वो फोन को खराब कर देगा, जैक प्रॉब्लम आ जाएगी या बैटरी फूल जाएगी या चार्ज ही नहीं होगा। तो बच्चों वो आपके उसके हिसाब से रेटिंग से नहीं बना, उसलिए जो जितनी रेटिंग का है उसके हिसाब से चार्जर बनाए जाते हैं। तो बच्चों निम्न दर पर मतलब विद्युत धारा कौन प्रदान कर सकता है, प्राथमिक। ये सेकेंडरी वाले हैं, ये निम्न दर पर नहीं प्रदान कर सकते, ये उच्च दर पर विद्युत धारा को प्रदान कर सकते हैं। एक बार उपयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि प्राथमिक सेल को अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद ये बेकार है, इसे फेंकना ही पड़ता है। और इसे हम क्या करते हैं, बार बार पुनर्आवेशित करके उपयोग में ला सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल क्या होता है बच्चों, एक बार उपयोग कर लिया फिर से उपयोग कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है बार बार हम आवेशित कर सकते हैं। तो द्वितीयक सेल और प्राइमरी सेल में मेन डिफरेंस यही होता है। सबसे बड़े बड़े मैं 2-3 डिफरेंस बता देता हूं कि प्राथमिक सेल एक बार यूज करने के बाद ब्रेकलेस, मतलब वो हमारे काम के नहीं है, और बच्चों सेकेंडरी सेल है वो बार बार में हम उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्राथमिक सेल है वो तुरंत विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, और सेकेंडरी सेल को पहले हम क्या करेंगे, विद्युत देंगे, फिर वो क्या करेगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। और 3 नंबर पॉइंट जो प्राइमरी सेल है वो निम्न दर पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है और वो उच्च दर पर
विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर सकता है। उसके बाद तो आपके सामने वजन में हल्का, वो वजन में भारी हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल में हमने ये डिफरेंस पढ़े हैं। नेक्स्ट, तो बच्चों इस तरीके से हमने रासायनिक सेल के बारे में अभी हमने बिल्कुल बेसिक इसके बारे में नॉलेज ली है, जैसे कि रासायनिक सेल होता क्या है, उसका रासायनिक प्रभाव क्या होता है, फेराडे के नियम क्या है, और उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीयक सेल में अंतर क्या है। तो बच्चों जैसे आपको मैंने बताया कि प्राथमिक सेल के आगे टाइप्स आएंगे, वोलेटिक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, सूचक सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, वो सारे हम एक एक करके पूरा उसके बारे में डीपली पढ़ेंगे और आपको बताएंगे, ताकि वहां पर कोई क्वेश्चन आपका ना रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं जल्द ही आपके साथ वो वीडियो लेके आऊंगा। अभी आपको क्या करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिन बच्चों को पता नहीं है आईटीआई थ्योरी की स्टार्ट के बारे में, तो बच्चों उनको पता चल जाए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पर जाके आप dlife.fun को टाइप करोगे तो वहां पर आपको आईटीआई थ्योरी की वीडियोस मिल जाएगी, उसको आप देखिए, और जब पसंद आ जाती है 100% आपको पसंद आएगी, तो उसके बाद आप क्या करोगे, dlife ऐप को डाउनलोड करोगे। कहां पर जाकर, गूगल पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और विजिट करना चाहते हो तो वेबसाइट पर www.dlife.fun पर विजिट भी कर सकते हो। तो बच्चों जितना लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बच्चों हमारा भी हौसला बढ़ेगा, हमें भी पता चलेगा कि आपको क्या करवा रहे हैं और कितना समझ में आ रहा है। तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप एनर्जी के साथ क्वेश्चन करते रहिए और खुश रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।